नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे श्रव्य माध्यम। हमने जो जनसंचार के साधन किए थे उसमें से हमने एक साधन श्रव्य माध्यम का भी किया था, जिसमें प्रमुख जो माध्यम है वो क्या है, रेडियो। रेडियो के बारे में आज हम जानेंगे, तो आइए देखते हैं। देखिए, रेडियो क्या है और कैसे ये कार्य करता है और कहाँ पर इसकी उपयोगिता है, खासकर उन क्षेत्रों में जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, जो पर्वतीय और घाटी के क्षेत्र हैं, वहाँ उन क्षेत्रों में समाचार पत्र का पहुँचना बहुत ज़्यादा कठिन काम है। वहाँ के निवासियों के लिए रेडियो सूचना और संदेश प्राप्त करने का सबसे शक्तिशाली माध्यम है। क्यों है? क्योंकि ये इसमें जो माइक्रोफोन है उससे बोले गए शब्दों को श्रोता के कान के पास वो माइक्रोफोन पहुँचाता है। श्रोता बोलने वाले व्यक्ति के हाव भाव को न तो पढ़ सकता है और न ही उसके क्रियाकलाप को देख सकता है। उसके पास तो वक्ता के शब्द ही होते हैं, यानी किसी रेडियो स्टेशन में बैठकर जो वक्ता बोल रहा होता है वो शब्द ही श्रोता के कान तक पहुंचते हैं। उसमें ना तो वक्ता को देखा जा सकता है और ना ही शब्दों को कहीं पर पढ़ा जा सकता है। इसीलिए इस माध्यम में शब्द पर सर्वाधिक बल दिया जाता है, यानी शब्द कितना शक्तिशाली है, कितनी उस शब्द की उपयोगिता है, किस प्रकार या किस क्षेत्र से जुड़े हुए वो शब्द हैं, उस पर सर्वाधिक बल यहाँ पर दिया जाता है। रेडियो की अगर बात करें तो ये शिक्षित, अशिक्षित, ग्रामीण, शहरी, चाहे बूढ़ा है, कोई बच्चा है, किसान है, दुकानदार है, सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति रेडियो के माध्यम से की जा सकती है। यहाँ पर सभी लोगों के स्वभाव, उनकी रुचियाँ और उनकी जो क्षमताएं हैं, उनके अनुसार अलग अलग प्रकार के जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं। श्रोता अपनी सुविधा के अनुसार और अपनी इच्छा के अनुसार कार्यक्रम को सुन सकते हैं, और अगर उनकी इच्छा ना हो तो कार्यक्रम को बदल सकते हैं या बंद भी कर सकते हैं। तो ये रेडियो के उपयोग हैं या रेडियो के फायदे हैं। इसके बाद हम इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। यह किसी भी समाचार को प्रेषित करने का सबसे अधिक तीव्र यानी तेज माध्यम है। प्रेषित का मतलब होता है भेजना, प्रचारित, प्रसारित करना, यानी किसी भी समाचार को भेजने का सबसे अधिक तेज माध्यम है। इसका प्रयोग बिजली न होने पर भी दूर दराज के स्थानों में किया जा सकता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि रेडियो बिजली से ही चलेगा। ये इसमें 2 सेल डालकर भी हम इसको चला सकते हैं। इससे कार्यक्रम बनाने में लागत बहुत कम आती है, क्योंकि कहीं एक छोटी सी जगह बैठकर भी ये सेटअप लगाकर, माइक्रोफोन लगाकर इस प्रकार से व्यवस्था की जा सकती है कि हम अपनी बात उसमें कहें, और रेडियो के माध्यम से वो बहुत सारे लोगों के पास आसानी से पहुंच जाती है, तो इसमें खर्चा भी कम होता है। इससे सीधा प्रसारण किया जा सकता है। सीधा प्रसारण यानी बिल्कुल उसी समय, जैसे मैं बोल रही हूँ और आप उसी समय, आपको पता है कि आज इतने बजे ये हमारे चैनल पर ये लेक्चर दिया जाएगा, और आप सब उससे जुड़ जाएं या उसको सुनने के लिए। जैसे प्रधानमंत्री मोदी मन की बात कार्यक्रम का आयोजन करते हैं या संचालन करते हैं, बिल्कुल वैसे ही इसमें निरक्षरता आड़े नहीं आती। अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, वो भी इसे बहुत आसानी से सुन सकता है, चला सकता है और समझ सकता है। अब बात करते हैं कि रेडियो में जो भाषा है उसकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए, यानी भाषा की क्या खासियत होनी चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि रेडियो को शिक्षित, अशिक्षित, बच्चे, बूढ़े, किसान, दुकानदार, सभी वर्गों के लोग सुनते हैं। इसके श्रोताओं में अशिक्षित लोगों की संख्या भी बहुत ज़्यादा रहती है। इस बात को, क्योंकि देखिए रेडियो बहुत आसानी से कम कीमत में हमें उपलब्ध हो जाता है। एक किसान अपने खेत में हल चलाते चलाते भी रेडियो को आसानी से जेब में रखकर या वहाँ अपने पास रखकर सुन सकता है, या कोई गाड़ी ड्राइव कर रहा है तो उसमें भी जब गाड़ी चलाते चलाते एक ड्राइवर उसे आसानी से बटन ऑन करके और चला के अपनी गाड़ी में रख सकता है। एक रिक्शा चालक सुन सकता है। एक गरीब जो किसी झोंपड़ी में, किसी दूर दराज में रह रहा है, वो भी इसे सुन सकता है। तो ये बहुत आसानी से उपलब्ध होने वाला एक साधन है, इसलिए अशिक्षित लोगों की संख्या इसमें ज़्यादा है। इस बात को भी ध्यान में रखकर हमें इसमें शब्दावली ऐसी रखनी चाहिए जिससे अशिक्षित वर्ग भली भांति समझ सके। यानी शब्दावली कैसे हो, जो सरल शब्दावली हो, आसानी से समझ में आने वाली भाषा का प्रयोग या शब्दों का प्रयोग इसमें किया जाना चाहिए। श्रोता शब्द को एक ही क्षण के लिए सुन पाता है, यानी जो सुनने वाला है उसको शब्द एक पल के लिए ही सुनाई देता है। उसके बाद वहाँ पर दोबारा उस शब्द को सुनने का समय उसे नहीं मिल पाता, क्योंकि फिर बात आगे निकल जाती है।
तो रेडियो के लिए ऐसी सुविधाजनक शब्दों का या शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए जो श्रोता आसानी से सुनकर उसका अर्थ समझ सके। उसका अर्थ जानने के लिए उसे अपनी बुद्धि पर बहुत ज़्यादा बल ना लगाना पड़े, क्योंकि अगर वो उसमें सोच विचार करेगा इतने में बात आगे निकल जाएगी और उसकी बात बीच में छूट जाएगी जो वो पूरी नहीं सुन पाएगा। तो रेडियो के लिए समाचार या संवाद जब तैयार करते हैं तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो वाक्य का चयन है वो वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए। वाक्य सरल भी हो, प्रभावपूर्ण भी हो और स्पष्ट भी हो, ताकि श्रोता को आसानी से समझ में आ जाए। एक वाक्य में एक ही सूचना होनी चाहिए। मौखिक रूप से प्रयोग की जाने वाली बोलचाल की भाषा का ही प्रयोग यहाँ पर होना चाहिए। रेडियो लेखन समाचार पत्र के लिए लिखे जाने वाले लेखों से भिन्न होता है। यानी जब हम रेडियो के लिए लिखते हैं तो उस लेखन की प्रक्रिया समाचार पत्र के लेखन की प्रक्रिया से अलग होती है, क्योंकि देखिए समाचार पत्र हमारे पास रहता है। हम अगर कोई शब्द ना समझ में आए तो उसके लिए हम डिक्शनरी खोलकर या शब्दकोश खोल कर भी हम उसे समझ सकते हैं, किसी दूसरे से पूछ सकते हैं, लेकिन रेडियो में ये सब संभव नहीं हो पाता। इसके साथ साथ श्रोता के पास जो मुश्किल शब्द हैं उसका अर्थ देखने के लिए ना तो समय होता है और ना ही शब्दकोश, क्योंकि तब तक वो प्रोग्राम खत्म हो जाता है। फिर सभी श्रोता भी शिक्षित नहीं होते, यानी सब पढ़े लिखे नहीं होते, जबकि अखबार या समाचार पत्र किसके घर में आता है? जहाँ पर लोग पढ़े लिखे होते हैं। लेकिन रेडियो के लिए ये अगर कहें तो ये दुविधा नहीं है कि पढ़ा लिखा है वही व्यक्ति रेडियो खरीद सकता है या जो अनपढ़ है वो नहीं खरीद सकता। ऐसा रेडियो में लागू नहीं होता। यदि रेडियो के कार्यक्रम में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा साहित्यिक और कठिन होगी तो उसे विद्वान तो सुन समझ लेंगे, लेकिन जो अशिक्षित व्यक्ति है वो उस रेडियो को बंद कर देगा, यानी वो उसे अच्छी नहीं लगेगी, वो उसे सुन नहीं पाएगा, वो उसे समझ नहीं पाएगा। तो रेडियो के लिए जब भाषा का प्रयोग किया जाए या भाषा का चयन किया जाए तो इन सारी बातों को ध्यान में अच्छे से रखना चाहिए। इसीलिए रेडियो के लिए लिखना एक कठिन कार्य है, यानी मुश्किल है। हमें प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि वर्ग को ध्यान में रखते हुए, ज्ञान को ध्यान में रखते हुए हमें इस प्रकार से रेडियो की भाषा का चयन करना चाहिए। इसमें श्री SP जैन के विचार यहाँ पर जानने योग्य हैं। ये शब्दों में इसके लिए विशेष ज्ञान की, इन्होंने क्या कहा है कि शब्दों में विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। रेडियो लेखन संक्षिप्त, सारपूर्ण और संतुलित होना चाहिए। जब कुछ भी लिखा जाए एक तो वो छोटे रूप में हो, सारपूर्ण, उसमें पूर्ण उद्देश्य को प्रकट करे और संतुलित होना चाहिए। यह विद्वानों के लिए नहीं बल्कि गांव के अनपढ़ किसानों के लिए भी होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि केवल पढ़ा लिखा वर्ग ही इसको सुन समझ सके। एक जो किसान खेत में हल चला रहा है, जो शायद कभी उसको स्कूल जाने का अवसर नहीं मिला या पढ़ने का अवसर नहीं मिला, उस तक भी ये बात पहुंचनी चाहिए। जो रेडियो पे वो सुन रहा है वो उसे समझ में आना चाहिए। रेडियो के लिए लिखते हुए मौखिक भाषा की प्रकृति का ध्यान रखा जाना चाहिए जो कि तत्सम से तद्भव की ओर अग्रसर होती है, यानी संस्कृत से लौकिक की ओर अग्रसर होती है, मुश्किल से सरल की ओर अग्रसर होती है, जो देशज और आंचलिक शब्दों को व्यवहार में संजोए होती है। देशज यानी जो हमारे आसपास अंचल के जो शब्द होते हैं, हमारे देसी जो शब्द हैं, उनको वो अपने भीतर शामिल करे। यहाँ पर मुहावरे हो सकते हैं, लोकोक्तियाँ जो हमारे आसपास बोली जाती हैं, सूक्तियाँ हो सकती हैं जो कि सरल और रोचक होती है, उनको शामिल किया जाना चाहिए। ऐसी भाषा का यदि लेखक प्रयोग करता है तो उसके संदेश या संवाद को लोग उत्सुकता और जिज्ञासा से सुनते हैं, यानी उनके मन में एक जिज्ञासा रहती है, कब आएगा प्रोग्राम, क्या कहेंगे आगे, और सुनने के लिए बेचैन रहते हैं। वो इंतज़ार करते हैं कि ये प्रोग्राम दोबारा कब आएगा, ये जो वक्ता है इसी का हम प्रोग्राम सुनते हैं। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि उसके बोलने का ढंग, उसकी बात करने का तरीका, उसके शब्दों का चयन बड़ा ही अच्छा है। तो उसकी भाषा श्रोताओं पर जादू का सा प्रभाव डालती है और उसका प्रयास निश्चय ही सफल होता है। तो श्रव्य माध्यमों में रेडियो एक महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाता है, और रेडियो के लिए जब हम भाषा चयन की बात करते हैं तो हमें इन सब बातों को विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है।